नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। कांग्रेस को नया अध्यक्ष मिल गया है। जी हां, अध्यक्ष पद के लिए हुए चुनाव में मल्लिकार्जुन खड़गे जीत गए हैं। उन्हें 7,800 से ज्यादा वोट हासिल हुए हैं। वहीं उनके मुकाबले में खड़े शशि थरूर को 1,072 वोट ही मिले हैं। चुनाव कराने का जिम्मा संभाल रहे वरिष्ठ कांग्रेस नेता मधुसूदन मिस्त्री ने नतीजों का ऐलान किया है। टोटल वोट 9,385 पड़े हैं। उसमें से मल्लिकार्जुन खड़गे को 7,997 वोट मिले। 7,897 डॉक्टर शशि थरूर को 1,072 इनवैलिड वोट 416। कांग्रेस पार्टी के कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 15-18 के डी के मुताबिक मैं मधुसूदन मिस्त्री श्री मल्लिकार्जुन खड़गे इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट को चुनाव की मैं जाहिरात करता हूं। तो नतीजों का ऐलान करते हुए और साथ ही ये बताते हुए कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने और साथ ही शशि थरूर ने कितने वोट हासिल किए, 7,897 वोट तो मल्लिकार्जुन खड़गे को मिले हैं। इसके साथ ही मौसमी सिंह मेरी सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गई हैं खड़गे के घर के बाहर से। मौसमी, अब तो बधाई देने वालों का वहां तांता लग गया होगा, कौन कौन पहुंचा है? जी, आपको बता दें कि लगातार अब मल्लिकार्जुन खड़गे बतौर सेंट्रल इलेक्शन अथॉरिटी के ऐलान के बाद पार्टी के अध्यक्ष हो गए हैं और पार्टी की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी उनको बधाई देने के लिए आई थी। यहाँ पे आप देखिए कि लगातार कार्यकर्ताओं का और नेताओं का तांता लगा हुआ है। तमाम इंचार्ज और तमाम जो नेता हैं वो बड़े बड़े नेता गुलदस्ता लेके आ रहे हैं, फूल लेके आ रहे हैं और सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा अभी मल्लिकार्जुन खड़गे उनके परिवार से मिलके यहाँ से बाहर निकले। इसके बाद खड़गे जो है वो प्रेस वार्ता करेंगे और इसके साथ ही कांग्रेस पार्टी एक बड़ी अग्नि परीक्षा को पार करने की कोशिश में एड़ी चोटी का जोर लगाते हुए दिखती नजर आ रही है। सोनिया गांधी के चेहरे पर मुस्कान थी और जाहिर तौर पे ये वो वक्त है जब जिस तरह से 12 गैर गांधी अध्यक्ष रहे तो उसमें एक नाम और ऐड हो गया और 24 साल का जो कार्यकाल रहा है गांधी परिवार का उसको विराम देते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे का बतौर पार्टी अध्यक्ष कार्यकाल यहां से शुरू हुआ है। इसके साथ ही जीत के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कुछ कहा है मौसमी आज? जी बिल्कुल, जीत के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे बाहर निकले थे। हम लोग ने यहीं पे उनसे बात की थी तो उन्होंने बधाइयों का तो शुक्रिया अदा किया, पर आपको मालूम है कि मीडिया बहुत कैमरा फ्रेंडली नहीं है। मल्लिकार्जुन खड़गे जो हम लोग ने उनसे इंटरव्यू भी किया था तो काफी सोच समझ के तोल मोल कर बोलते हैं। क्या तोल मोल के आगे सियासी फैसले भी लेंगे। कहते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे मंझे हुए राजनीतिज्ञ है। जिस तरह से 50 दशक का उनका करियर रहा है सियासी, 9 बार विधायक रहना आसान बात नहीं है। सुनते सबकी है, करते अपने मन की है, सियासी रूप से परिपक्व है। देखना होगा क्या किस तरह से वो आगे बड़े फैसले लेते हैं। बड़ी चुनौतियां उनके सामने हैं। कांटों का ताज मैं लगातार कह रही हूँ वो पहन रहे हैं, पर 4:30 बजे आपको बता दें वक्त अब 4:30 हो गया है। सोनिया गांधी के जाने के बाद 4:30 बजे मल्लिकार्जुन खड़गे की प्रेस वार्ता होनी है। एक जो शिष्टाचार की मुलाकात थी सोनिया गांधी की, दिलचस्प है कि काफी लंबी चली, प्रियंका भी थी साथ में और सारे जो नेता थे। अब देखिए ना, राइट हैंड मैन, लेफ्ट हैंड लीडर, राइट हैंड लीडर कौन होगा, वो दायरा बदल गया है। क्या वाकई में अब खड़गे के इर्द गिर्द ये नेता नजर आएंगे या अभी भी रिमोट कंट्रोल से गांधी परिवार चलाएगा? ये लगातार सवाल विरोधी खेमा पूछता रहेगा और कांग्रेस के लिए अगली चुनौती इस पर जवाब देना होगी।
और सिर्फ विरोधी खेमा नहीं, यहाँ पर मौसमी सुबह तक तो शशि थरूर भी यही एलिगेशन, यही इल्जाम लगा रहे थे कि निष्पक्षता से और साथ ही पारदर्शिता से चुनाव नहीं हो रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए यहाँ अशोक गहलोत मौका मिला काम करने का। अगर जब काम होगा, इधर राहुल गांधी यात्रा चल रही है, शानदार प्यार मोहब्बत का संदेश दे रहे हो देशवासियों को। प्यार दे रहो, मोहब्बत से रहो, सद्भावना से रहो, कोई इंसान नहीं हो। ऐसे माहौल में देश चल रहा है, चुनौती स्वीकार की, कारवा चल पड़ा है। इधर माहौल देखो चुनाव का। खड़गे जी के नेतृत्व में आप देखेंगे आने वाले वक्त में कांग्रेस मजबूत होगी। सोनिया जी का राहुल जी को पूरा समर्थन को साथ रहेगा। सोनिया जी आई यहाँ पर, मुलाकात हुई, खड़गे साहब आप भी थे, क्या अच्छी मुलाकात हुई, अंतरंग बातें हुई है आपस के अंदर। सोनिया जी बहुत रिलैक्स थी, ये उन्होंने महसूस किया। सोनिया जी ने कहा था कि मुझे इसी दिन का इंतजार था। आज क्या बोला वो दिन आ गया। आज क्या बोला मैडम ने कहा था कि मुझे इसी दिन का इंतजार रहेगा। बहुत रिलैक्स थी मैडम, बहुत ही खुश थी, क्योंकि बहुत पहले उन्होंने कह दिया था मुझे इस दिन का इंतजार रहेगा। क्या राजस्थान को लेकर के भी आपकी खड़गे जी से कोई बात हुई, आप भी मिले उनसे? अरे अभी तो शुरुआत हुई है, कई बातें होगी, मिलकर काम करेंगे। कि नहीं आपको इस दिन का मैडम को इंतजार था, मैडम का आज दिन आ गया, वो बहुत खुश है। ना जिले हैं, पूरे देश में कांग्रेस एकजुट है और सब मिलके आगे आने वाली चुनौतियां हैं फासिस्टी लोगों की, जो दरिया उड़ा है संविधान की, लोकतंत्र खतरे में है, उसका मुकाबला सब मिलके करेंगे। और जो बार बार मोदी जी कहते हैं ना कांग्रेस मुक्त भारत की बात करते थे, अब उनकी बोलती बंद हो जाएगी, मेरा निवेदन है। बात कराएंगे तो मैं करवा दूंगा, आपको ले लूंगा अपने आप। करेंगे पवन आ जाओ, आगे कर लो यार भाई, आगे थोड़ा सा हटना, आगे आ जाओ, आगे चलो। धक्का ही लगाए जा रहे हैं, हटो हम बाहर जा रहे हैं। हटे, सर ने बोला आगे आने को है। तो कांग्रेस नेताओं की तरफ से खड़गे को लगातार बधाई का सिलसिला जारी है। प्रमोद तिवारी ने क्या कुछ कहा, सुनिए। जिसमें ज्यादातर वोट खड़गे साहब के थे, वो 1000 के आसपास मिला है, सिर्फ 1000 के आसपास वोट मिला है। 1000 का आंकड़ा पार करना ये भी बड़ी बात है शशि थरूर के लिए। देखिए, ये तो समझ में आ रहा था, लेकिन जैसा उनका क्लेम था वो जीत रहे हैं, युवा परिवर्तन और ये सब सारी बातें खत्म हो गई। इसे लैंडस्लाइड विक्ट्री कहते हैं। आप प्रस्तावक थे खड़गे के, और वहाँ लखनऊ में बताया जा रहा है कि लखनऊ को लेके बहुत शिकायत थी शशि थरूर को, वो शिकायत दूर हुई कि नहीं? ये बाहर बताया जा रहा कि खड़ी की हुई तो नहीं थी सारे बखेड़? बाहर बताया जा रहा था, अंदर कुछ नहीं किया गया, चारों सील इंटैक्ट निकली। ये हारने वाले लोग ना पहले से कुछ न कुछ बहाना बना के रखते हैं।
देश में ऐसी कोई और पार्टी नहीं है जहां पे इस प्रकार के चुनाव होते हों। कांग्रेस पार्टी के अंदर चुनाव हुए, ओपन ट्रांसपेरेंट चुनाव हुए, खड़गे साहब चुनाव जीते हैं, लेकिन इस चुनाव से कांग्रेस और मजबूत होकर उभरेगी। तमाम डेलीगेट्स, मतदाता, कार्यकर्ता, प्रस्तावक सब एकजुट होकर काम करेंगे और खड़गे साहब के नेतृत्व में हम सब आगे चुनौतियों का सामना करेंगे। कांग्रेस पार्टी लोकतांत्रिक मूल्यों की बात करती है तो हमारी बात सिर्फ स्लोगन तक सीमित नहीं। और सीधे आपको लिए चलेंगे, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। सारे नेताओं को शिक्षा और स्कूल के ऊपर बात करने के लिए मजबूर किया है। 27 साल से भाजपा का शासन है गुजरात में, 27 साल से भाजपा सरकारी स्कूल ठीक नहीं कर पाई। दिल्ली के अंदर हमने मात्र 5 साल के अंदर सरकारी स्कूलों को शानदार बना दिया। तो हमें करना आता है और हम भी इसी देश के लोग हैं। तो आज मैं समझता हूं कि प्रधानमंत्री जी ने जो शिक्षा में इंटरेस्ट दिखाया, मैं उनसे हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूं कि सर हमें स्कूल ठीक करने आते हैं, हमारे उपयोग कीजिए। हम अपने आप को ऑफर कर रहे हैं। पूरे देश के सारे स्कूलों को, 10 लाख सरकारी स्कूल हैं पूरे देश में, सारे स्कूलों को मात्र 5 साल के अंदर ठीक किया जा सकता है। हम अलग अलग पार्टियों से हैं, अलग अलग हमारी विचारधारा है, लेकिन हम एक ही देश के लोग हैं। तो मैं उनसे निवेदन करता हूं, हम आपको ऑफर कर रहे हैं, आप हमारा उपयोग कीजिए और मिलके देश के लिए एक साथ मिलके हम देश के सारे सरकारी स्कूलों को ठीक करते हैं। दो सवाल है आपसे, क्योंकि एक सवाल तो प्रेस कॉन्फ्रेंस से जुड़ा हुआ है कि आपने काम की तारीफ करी और खुद जैसे शाह की काम की तारीफ करी आपने, लेकिन कुछ दिन वो बीते हैं, उसी जिसको आप लव लेटर कहते हैं, उसी तरीके की एक इंक्वायरी जो है वो ऑर्डर की गई, उस लेटर लिखकर जैसे शाह को पूरे काम को वो मुझे लगता है कि गलत है, क्योंकि वो उन जुरिस्डिक्शन नहीं है एलजी साहब का। इनका जो अपॉइंटमेंट है वो कैबिनेट ने किया था। सो इनसे इस किस्म के प्रश्न पूछने का अधिकार केवल कैबिनेट को है। सर ये सवाल है, अगर आपने आवेदन किया हो तो यूसीसी का उसमें हलफनामा दायर किया है सेंटर ने, यूसीसी सिविल कोड वाले मामले में। अच्छा, मुझे आइडिया नहीं। सर गुजरात में जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि अब शिक्षा की भी बात हो रही है, जो आप चाहते हो रहे हैं, लेकिन मनीष सिसोदिया वाला मुद्दा भी खूब बीजेपी वहाँ पर उठा रही है। वो कह रही है कि भ्रष्टाचार का मुद्दा दिल्ली में चल रहा है, लेकिन इसकी बात यहाँ पर हो रही है। उसको कैसे आप लोग रिलेट कर रहे हैं? ये बीजेपी का दावा है। तो ऊपर से ये भी कहा जा रहा है कि भगत सिंह के नाम को भी आप इस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, वो भी गलत तरीका है। इस पर कांग्रेस बीजेपी दोनों ही आरोप लगा रही है। देखो, अंग्रेजों ने देश के ऊपर राज किया इतने साल। वो हमारे देश को अनपढ़ रखना चाहते थे, वो हमारे देश को गरीब रखना चाहते थे, वो हमारे देश को कैद करके गुलामी में रखना चाहते थे। उस वक्त भगत सिंह ने आवाज उठाई थी अंग्रेजों के अत्याचार के खिलाफ, और उसमें उन्होंने अपना सर्वस्व कुर्बान कर दिया और वो फांसी पे चढ़ गए। हम लोग भगत सिंह के अनुयायी हैं और भगत सिंह के जीवन से प्रेरणा लेते हैं। आज जिस तरह की राजनीति हो गई है, ये लोग जानबूझ के, जितने भ्रष्टाचारी हैं, जितने चोर उचंक। और जूनागढ़ में इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक रैली को संबोधित कर रहे हैं, सीधे आपको वहीं ले चलेंगे। आज गुजरात नो विकास दरेक क्षेत्र में खूब तेज गति थी चाली रह्यो छे, परंतु भाईओ बहनों આપણે જૂના દિવસો યાદ કરીએ। હજુ ઘણા બધા વડીલો બેઠા છે, એમને ખબર છે કે આપણે કેવા દાડા કાઢતા હતા। 10 વર્ષમાં 7 વર્ષ દુકાળ પડે, પાણીના વલખા પડતા હોય, એક બાજુ કુદરત રૂઠી હોય અને આ મારો ગેગુર સમુદ્રનો खारो पाट अंदर आवतो जाए, तड़खड़ू न पाके एवी अपनी जमीन की दशा करी मूकी। काठियावाड़ खाली थातुं हतुं, गामो गाम लोको हिजरत करीने कोई सूरत जाए, कोई गुजर हिंदुस्तान बीजा खूणाओमां जाए, रोज रोटलो रळवा माटे दौड़वू पड़तुं। परंतु આપણે બધાએ ભેગા મળીને જે મહેનત કરી અને પ્રામાણિકતાથી સમર્પણ ભાવથી જ્યારે મહેનત કરતા હોય છે ને। दिल्ली में इंटरपोल महासभा की बैठक में पाकिस्तान के अधिकारियों से जब अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम और हाफिज सईद के बारे में सवाल पूछा गया तो वो एकदम चुप हो गए। कैसे इंटरपोल महासभा में पाकिस्तान बेनकाब हुआ, इस रिपोर्ट के जरिए जानिए।
सर, आप इंटरपोल के असेंबली में आए हैं, दाऊद इब्राहिम को लेकर कुछ कहना चाहेंगे, कुछ बताना चाहेंगे? तो सुना आपने, दाऊद का नाम आते ही बोलती बंद। भारत के सबसे बड़े अपराधी के नाम पर पाकिस्तान की जुबान बंद। सर, आप इंटरपोल के असेंबली में आए हैं, दाऊद इब्राहिम को लेकर कुछ कहना चाहेंगे, कुछ बताना चाहेंगे? दाऊद इब्राहिम को लेकर आपका क्या रिएक्शन क्या है सर? अपना कोई रिएक्शन सर आप देना चाहेंगे सर? So the Prime Minister discussed the issue of terrorism. मौका था इंटरपोल की बैठक का, जो इस बार दिल्ली में हो रही है। इस बैठक में 195 देशों के प्रतिनिधि शामिल हैं। बैठक 21 अक्टूबर तक चलेगी। इस बैठक में पाकिस्तानी डेलीगेट्स भी दिल्ली आया हुआ है। सर, आप इंटरपोल के असेंबली में आए हैं, दाऊद इब्राहिम को लेकर कुछ कहना चाहेंगे, कुछ बताना चाहेंगे? आज तक संवाददाता ने जब दाऊद इब्राहिम के बारे में पाकिस्तानी प्रतिनिधि मंडल से पूछा तो उनकी हवाइयां उड़ने लगी। सर, आप इंटरपोल के असेंबली में आए हैं, दाऊद इब्राहिम को लेकर कुछ कहना चाहेंगे, कुछ बताना चाहेंगे? दाऊद इब्राहिम को लेकर आपका क्या रिएक्शन क्या है सर? अपना कोई रिएक्शन सर आप देना चाहेंगे सर? So the Prime Minister discussed the issue of terrorism. पाकिस्तानी प्रतिनिधि मंडल दाऊद इब्राहिम के सवाल पर चुप्पी साध गया। दाऊद इब्राहिम भारत का मोस्ट वांटेड अपराधी है। सिर्फ भारत का ही नहीं, वो इंसानियत का दुश्मन है। 1993 मुंबई ब्लास्ट का मास्टरमाइंड है। उसके बारे में समय समय पर ऐसी खबरें आती रहती हैं कि दाऊद पाकिस्तान के कराची में छुपा हुआ है और पाकिस्तान की सरकार उसे प्रोटेक्शन दे रही है। इंटरपोल की इस बैठक की शुरुआत पीएम मोदी के भाषण से हुई, जिसमें पीएम मोदी ने ट्रांसनेशनल टेररिज्म का जिक्र किया। When threats are global, the response cannot be just local. It is time, and it is high time, that the world comes together to defeat these threats. Friends, India has been combating transnational terrorism for several decades. Long before the world woke up to it, we knew the price of safety and security. Thousands of our people made the ultimate sacrifice in this fight. पाकिस्तान आतंकियों का सबसे महफूज ठिकाना है। दुनिया के मंचों पर वो ऐसा दिखाने की कोशिश करता है कि आतंकवाद का सबसे बड़ा पीड़ित वही है, लेकिन सच्चाई ये है कि पाकिस्तान आतंकवाद का प्रोड्यूसर है। न सिर्फ प्रोड्यूसर है, बल्कि वो ग्लोबल एक्सपोर्टर भी है। पाकिस्तान से आए आतंकियों ने भारत में समय समय पर खूनी वारदातें की। प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया भर से आए प्रतिनिधियों को बताया कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म ने कैसे मानवता का नुकसान किया। आज तक ब्यूरो। जम्मू कश्मीर में आतंकियों का तेजी से सफाया हो रहा है। बौखलाए आतंकी टारगेट किलिंग कर रहे हैं तो फारूक अब्दुल्ला जैसे नेता धारा 370 हटाए जाने के फैसले पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं। ये पूरन कृष्ण भट्ट का रोता बिलखता परिवार है। 15 अक्टूबर को आतंकियों ने पूरन की हत्या कर दी और सिर्फ 2 दिनों बाद यूपी के 2 और मजदूरों को आतंकी हमले का शिकार होना पड़ा। इसलिए फारूक अब्दुल्ला जैसे नेता कश्मीर नीति पर सवाल उठा रहे हैं, पूछ रहे हैं कि अगर आतंकवाद की जड़ धारा 370 थी तो अब हमले थम क्यों नहीं रहे। सर, टारगेट किलिंग लगातार कश्मीर में हो रही है सर। अभी भी कल 2 दिन पहले जो है कश्मीरी पंडित, ये कभी बंद नहीं होगा। जब तक इंसाफ नहीं होगा कभी बंद नहीं होगा। और इसको बंद करने के लिए जितनी भी शोर करते हैं कि जहाँ बहुत सब कहते थे पहले 370 से ये हो रहा, आज तो 370 नहीं है, मेरी क्यों मृत्यु हो रही है? इसके जिम्मेदार कौन है बताइए मुझे। दुनिया में बताया जा रहा है कि हालात हमने बेहतर कर दिए। अगर वो बेहतर कर दिया तो फिर फर्द बेचारा मारा नहीं जाता।
कहाँ है हालत बेहतर। जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटने के 37 महीने बाद बदलाव का विश्लेषण करना हो तो बारामूला की इन तस्वीरों को बारीकी से देखना होगा और गौर से सुनना होगा गृह मंत्री अमित शाह की इन बातों को। पहले ये टेररिस्ट हॉटस्पॉट था, आज टूरिस्ट हॉटस्पॉट। मित्रों, कश्मीर में घाटी में सबसे ज्यादा साल के 6 लाख सैलानी आया करते थे। आज मैं यहाँ पर अक्टूबर में आया हूँ, जोर से ताली बजाइएगा। पहले 6 लाख आते थे, अक्टूबर तक 22 लाख प्रवासी यहाँ आ चुके हैं, जिससे कितने युवाओं को रोजगारी मिली है। धारा 370 हटने के बाद क्या बदला, इस पर जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक आंकड़ा साझा किया। 3 साल की आतंकी घटनाएं और इनमें मारे गए जवानों और आम लोगों की तुलना की गई। आंकड़े बताते हैं 5 अगस्त 2016 से 4 अगस्त 2019 के बीच 930 आतंकी घटनाएं हुई, यानी धारा 370 हटने से पहले 290 जवान शहीद हुए, 191 आम लोग मारे गए थे। वहीं 5 अगस्त 2019 से 4 अगस्त 2022 के बीच 617 आतंकी घटनाओं में 174 जवान शहीद हुए और 110 नागरिकों की मौत हुई। ये आंकड़े फारूक अब्दुल्ला जैसे नेता को आईना दिखा रहे हैं। ये सच है कि एक साजिश के तहत गैर स्थानीय लोगों को निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन बड़ी तस्वीर बदलते कश्मीर का सबूत दे रही है। सवाल उठाया जा रहा है कि 370 हटने के बाद कहा गया था कि आतंकवाद समाप्त हो जाएगा। मैं कहना चाहता हूं कि अगर आंकड़ों को देखेंगे तो काफी कमी आई है। ये सच है। राजकुमार आनंद होंगे केजरीवाल कैबिनेट में मंत्री। जी हां, कैबिनेट में शफल किया गया है। राजेंद्र पाल गौतम की जगह लेंगे राजकुमार आनंद। राजेंद्र पाल गौतम। केजरीवाल ने एलजी को भेजे नए मंत्रियों के नाम की चिट्ठी और राजकुमार आनंद इसमें बतौर कैबिनेट मंत्री लिस्ट किए गए हैं। और अब बात भारत ने किस तरीके से रक्षा क्षेत्र में आज अपनी सैन्य क्षमता को प्रदर्शित किया। विराट रूप का ये प्रदर्शन गुजरात के गांधीनगर में देखने को मिला, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद थे। आज से शुरू हुए डिफेंस एक्सपो का उन्होंने उद्घाटन किया। ये देश में हथियारों और सैन्य साज सामान की सबसे बड़ी प्रदर्शनी है, जहां स्वदेशी हथियारों की ताकत दिखाई जाती है। ब्रह्मोस से लेकर पिनाका रॉकेट सिस्टम और गरुड़ गन सिस्टम से लेकर देश में बने ट्रेनर एयरक्राफ्ट HTT-40 को शामिल किया गया है। डिफेंस एक्सपो के उद्घाटन के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पाकिस्तान बॉर्डर से 130 किलोमीटर दूर डीसा एयरफील्ड का शिलान्यास करने भी पहुंचे। वहीं इशारों में पाकिस्तान को उन्होंने चेतावनी दी कि उसके दुस्साहस का अब और बेहतर तरीके से जवाब दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त पहुंच चुके हैं। डिफेंस एक्सपो का वो उद्घाटन करने वाले हैं। डिफेंस एक्सपो इस बार गुजरात के गांधीनगर में हो रहा है और पिछले जो डिफेंस एक्सपो हुए हैं उनसे कई मायनों में डिफेंस एक्सपो मोदी की ललकार, पाकिस्तान खबरदार। अगर हमारे फोर्सेस, विशेषकर हमारी वायुसेना दिशा में होगी तो हम पश्चिमी सीमा पर किसी भी दुस्साहस का और बेहतर ढंग से जवाब दे पाएंगे। लोह पुरुष की धरती से भारत का शक्ति प्रदर्शन। आज हम लोह पुरुष सरदार पटेल की इस धरती से दुनिया के सामने हमारे सामर्थ्य का परिचय दे रहे हैं। गुजरात के गांधीनगर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिफेंस एक्सपो 2022 का उद्घाटन किया तो भारत ने दुनिया को रक्षा क्षेत्र में अपनी ताकत का एहसास भी कराया।
इस मौके पर उन्होंने बनासकांठा के पाटन के पास मौजूद भारतीय वायुसेना के डीसा एयरफील्ड का वर्चुअली शिलान्यास किया। ये वायुसेना का 52वां स्टेशन है। ये पाकिस्तान से लगती वायु सीमा और गुजरात के बड़े शहरों को नापाक नजरों से और सुरक्षित बनाएगा। ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा से महज 130 किलोमीटर की दूरी पर है। लड़ाई के वक्त हमारे लड़ाकू विमानों का रिस्पांस टाइम कम हो जाएगा। इसके बन जाने से देश की पश्चिमी सीमा पर एक साथ जल, थल और नभ तीनों दिशाओं से सैन्य अभियान करना संभव होगा। साल 2000 में मुख्यमंत्री रहते पीएम मोदी ने इसके लिए जमीन उपलब्ध करा दी थी, लेकिन यूपीए सरकार ने इसे कई सालों तक लटकाए रखा। आज इसके उद्घाटन के साथ ही प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान को चेताया कि उसने दुस्साहस किया तो करारा जवाब मिलेगा। डीसा एयरफील्ड का निर्माण भी देश की सुरक्षा और उस क्षेत्र के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। डीसा अंतर्राष्ट्रीय सीमा से केवल 130 किलोमीटर दूर है। अगर हमारे फोर्सेस, विशेषकर हमारी वायुसेना डीसा में होगी तो हम पश्चिमी सीमा पर किसी भी दुस्साहस का और बेहतर ढंग से जवाब दे पाएंगे। इस बार का डिफेंस एक्सपो कई मायने में अभूतपूर्व है। ये एक नई शुरुआत का संकेत है। पहली बार भारत में ऐसा डिफेंस एक्सपो हो रहा है जिसमें केवल भारतीय कंपनियां हिस्सा ले रही हैं। पहली बार केवल मेड इन इंडिया हथियार और सैन्य साजो सामान और वाहन इसका हिस्सा हैं। पहली बार यहाँ 1300 से ज्यादा एग्जीबिटर्स, कंपनियां और जॉइंट वेंचर हैं। यही नहीं, पहली बार 100 स्टार्टअप भी डिफेंस एक्सपो का हिस्सा हैं। अनेक अफ्रीकी देश रक्षा साजो सामान और हथियारों के लिए भारत से उम्मीद लगाए बैठे हैं। ऐसे 53 देश इस एक्सपो में शामिल हैं और उनके साथ पहली बार 450 से ज्यादा समझौते किए जा रहे हैं। हथियारों के लिए दूसरे देशों पर निर्भर रहने वाला भारत अब कई देशों को उपकरण निर्यात कर रहा है। हमारा रक्षा निर्यात, हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट 8 गुना बढ़ा है। दोस्तों, हम दुनिया के 75 से ज्यादा देशों को रक्षा सामग्री और उपकरण एक्सपोर्ट कर रहे हैं, निर्यात कर रहे हैं। 2021-22 में भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट $1.59 बिलियन यानी करीब 13,000 करोड़ रुपए हो चुका है। इस डिफेंस एक्सपो के जरिए गुजरात की धरती पर आत्मनिर्भर भारत की झलक दिख रही है। डिफेंस सप्लाई में दुनिया की कुछ बड़ी कंपनियों का एकाधिकार था, मगर इस एकाधिकार को तोड़ते हुए मेड इन इंडिया हथियारों और उपकरणों के साथ भारत ने हथियारों के बाजार में अपने पैर जमा लिए हैं। मंजीत नेगी, गांधीनगर, आज तक। तो डिफेंस एक्सपो में एक से बढ़कर एक हथियारों और साजो सामान का प्रदर्शन किया गया है। उन्हें या तो स्वदेशी कंपनियों ने बनाया है या फिर भारत ने विदेशी कंपनियों के सहयोग से उन्हें तैयार किया। उनमें से 63% हथियार हमारी सेना खरीद रही है और बेहद जरूरी होने पर ही दूसरे देशों से हथियारों का आयात किया जाता है। अब आपको डिफेंस एक्सपो के उन दमदार स्वदेशी हथियारों को दिखाते हैं। ये है आत्मनिर्भर भारत का शक्ति प्रदर्शन। एक से बढ़कर एक मारक हथियार, रक्षा के साजो सामान जिसके लिए कभी हम दूसरे देशों पर निर्भर थे, वो अब अपने देश में बनने लगे हैं। पिनाका मल्टी रॉकेट सिस्टम 45 किलोमीटर तक दुश्मन को नेस्तनाबूद कर सकता है। गरुड़ गन सिस्टम 17 से 18,000 फीट की ऊंचाई पर दुश्मन को निशाना बना सकता है। ब्रह्मोस का नया अवतार हवा में ही मार्ग बदल सकती है और चलते फिरते लक्ष्य को भी भेज सकती है।
कल्याणी बख्तरबंद गाड़ियां गोलियों और बारूदी सुरंगों से बचाने में सक्षम है। असमी पिस्टल 1 मिनट में करीब 800 राउंड गोलियां चलाने में सक्षम है। तो गांधीनगर में चल रहे डिफेंस एक्सपो में वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी ने आज तक संवाददाता मंजीत नेगी से खास बातचीत की है। उन्होंने कहा कि वायुसेना ज्यादा से ज्यादा स्वदेशी हथियार। सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे जी हैं। जनरल साहब, आपसे जानना चाहूंगा, इस डिफेंस एक्सपो के दौरान सेना स्वदेशी अगर इक्विपमेंट की बात करें, किस तरह की इक्विपमेंट देख रही है, क्या फोकस एरिया है आपका? देखिए, डिफेंस एक्सपो के दौरान हमारे 3-4 मेन उद्देश्य है। सबसे पहला कि ये एक अच्छा मौका है, अच्छा अवसर है, जब आप भारतीय सेना का आगे जाते हुए क्या विजन है और हमारी फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स क्या है, ये हम इंडस्ट्री को बताना चाहते हैं। ये सबसे पहला मुद्दा है। दूसरा, ये और एक मौका है जहां पर हमारी जो नई टेक्नोलॉजीज़ या नीश टेक्नोलॉजीज़ हमारे देश में अवेलेबल है, उनको किस तरह से हम प्रैक्टिस में लाए या कैसे इम्प्लीमेंट करें। तीसरा, R&D के क्षेत्र में खास करके ये अच्छा मौका है जब R&D लोग जो R&D में इन्वॉल्व है और साथ में सेना, हम दोनों आपस में बातचीत करके उसमें जो कॉमन ग्राउंड है, क्या पोटेंशियल है, उसको कैसे आगे बढ़ाएं।